समाज की ओर से सीएम सैनी का किया गया सम्मान। सीएम सैनी ने ओबीसी समाज को दिया धन्यवाद, कहा समाज का हर व्यक्ति है सक्षम। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा को गुंडों के हाथों में सौंपने का लगाया आरोप, कहा कानून के शासन पर हावी हो रही हैं गोलियां। अनमोल गगनमान का इस्तीफा नामंजूर। अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा पार्टी ने नहीं किया मंजूर इस्तीफा। अनमोल गगनमान ने स्वीकारा पार्टी का फैसला। तरनतारन उपचुनाव के लिए अकाली दल ने किया उम्मीदवार का ऐलान। प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा को बनाया उम्मीदवार। सुखबीर बोले चाहे जान चली जाए लेकिन चुनाव जरूर जीतेंगे। दरबार साहब को धमकाने के मामले में हिरासत में लिए गए शुभम का परिवार आया सामने, कहा हमारे बेटे को नाजायज तरीके से फंसाया गया, हमें नहीं पता कि शुभम को क्यों पकड़ा गया। पानीपत में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। समालखा के ढिडार और नामुंड के बीच हादसा, राहगीरों ने सड़क पर देखे दोनों शव। सोहना में कांवड़ियों की पिकअप वैन पर गिरी हाई टेंशन तार। हाई टेंशन तार से डीजे वैन की टक्कर के बाद हादसा, वैन में सवार सभी 21 कांवड़िए बाल बाल बचे। सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेस वे पर लूटपाट करने वाले बदमाशों से एनकाउंटर। 12 मामलों में वांछित एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल का सोनीपत नागरिक अस्पताल में चल रहा है इलाज। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में बुलडोजर एक्शन जारी। पोकलेन मशीनों से तोड़ी जा रही हैं अवैध दुकानें। 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हो रही है कार्रवाई। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। सीमा पार करने की कर रहा था कोशिश, बीएसएफ कर रही है पूछताछ। फौजा सिंह पंचतत्व में विलीन। पैतृक गांव ब्यास में हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यमुनानगर में यमुना नहर में 3 बच्चे डूब गए हैं। नहर में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए हैं। गोताखोरों ने तीनों शव बाहर निकाले हैं। तीनों बच्चों की उम्र 12 से 15 साल बताई जा रही है। छुट्टी के दिन फतेहगढ़ पुल के नीचे ये बच्चे नहाने गए थे, जिनकी लाश अब निकाली गई है। तो यमुना नहर में ये तीनों बच्चे डूब गए हैं, जिनकी डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से इन तीनों के शव बाहर निकाले गए हैं। तो तीनों बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिन फतेहगढ़ पुल के नीचे ये बच्चे नहाने आए थे, जिसमें ये बच्चे डूब गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी ऐसे मौसम में भी अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ना भेजा जाए, क्योंकि जो नहरें हैं वहां पर बारिश की वजह से वो उफान पर हैं। तो यमुनानगर में भी 3 ऐसा मामला सामने आया है जहां 3 बच्चे डूब गए हैं। तो इन बच्चों की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से इन बच्चों को बाहर निकाला गया है। तो 12 से 15 साल इनकी उम्र बताई जा रही है कि 12 से 15 साल के बीच इन बच्चों की उम्र है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। तो छुट्टी के दिन ये बच्चे फतेहगढ़ के पुल के नीचे नहाने गए थे, जहां डूबने से इन तीनों बच्चों की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी परवेज खान फोन लाइन पे हैं। परवेज, क्या कुछ जानकारी है, ये बच्चे कब नहाने गए थे वहां पर? बिल्कुल संजोत, मैं आपको बता दूं कि करीब 12 बजे का समय था जब 3 दोस्त जो है जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी, वो नहाने के लिए, आज छुट्टी का दिन था रविवार का, तो नहाने के लिए जो है वो फतेहगढ़ पे जो नहर गुजरती है यमुना नहर, वहाँ पर नहाने के लिए गया था। अचानक से 3 दोस्त नहाते नहाते कुंड की गहराई में जा समाये, जिसमें तीनों युवक जो है डूब गए। आसपास के लोगों ने जब देखा तो गोताखोर को बुलाया गया। इसके बाद जो है बूढ़िया पुलिस और डीएसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीमें भी जो मौके पर हैं। फिलहाल तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है और इसमें से अभी तक एक जो बच्चे है उसकी पहचान हो पाई है, 2 की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है।
तीनों शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख लिया गया। लेकिन बड़ी लापरवाही कहें या बड़ा सवाल कहें, वो बूढ़ा थाना पुलिस पर उठता है, क्योंकि अक्सर जो है गर्मियों के दिनों में दर्जनों जो घटनाएं हैं डूबने की और नहाने की, वो फतेहगढ़ पुल से आती है। बावजूद इसके पुलिस लापरवाही बरतती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं बरती जाती। और जो गर्मी के सीजन में जो है बहुत सारे बच्चे जो है, युवा है, वो यहाँ नहाते हैं और डूबते हैं और मौत को गले लगाते हैं। बावजूद इसके पुलिस सिर्फ चेतावनी देकर चले जाती है। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है और उन परिवारों, बच्चों के परिवारों पर भी है जो बच्चों का इस तरह ख्याल नहीं रख पाते। परवेज, अगर ये कुंड बताया जा रहा है कि ये इतना गहरा है, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ के लिए कोई गाइडलाइंस, क्योंकि अपील की जाती है कि ऐसी जगहों पर ना जाया जाए, या पुलिस की तरफ से कोई मुस्तैदी नहीं थी यहाँ पे? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जो है बार बार जो है सिर्फ मीडिया के जरिए, बयानों के जरिए जो है ये चेताने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है कि हमारी तरफ से सख्ती बरती जा रही है, गश्त की जाती है प्रॉपर, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहता है। धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। न ही वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन जो वायर होती है वो वहाँ पे लगाई गई है, न ही कोई चेतावनी बोर्ड है जहाँ पर ये पता लग सके कि पानी की गहराई कितनी है। बावजूद उसके तमाम जो सवाल है वो पुलिस प्रशासन पर उठते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में दर्जनों जो घटनाएं हैं वो सामने आती है। पुलिस फिर भी सबक नहीं लेती और जो है परिवार किसी का चिराग बुझ जाता है और बहुत सारे लोगों की जो है बॉडी तक जो है इस नहर से बराबर नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो बता दें कि 3 बच्चों की मौत हो गई है जो इस कुंड में नहाने के लिए आए थे। 12 से 15 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और परिवार का रो रो के बुरा हाल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दरबार साहिब को धमकी देने वाले मामले की। तो हिरासत में लिए गए आरोपी शुभम का परिवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बेटों को गैर कानूनी तरीके से फंसाया गया है। शुभम की दादी की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं बताया, बस उसे पकड़ कर ले गए हैं। तो हमें नहीं पता कि शुभम को क्यों पकड़ा गया है। ईमेल के जरिए धमकी देने के आरोप में शुभम को हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद का निवासी है शुभम, जो इंजीनियर है पेशे से। तो उसका परिवार मूल रूप से यूपी के गोरखपुर के सीकरीगंज का रहने वाला है। तो उसके परिवार में माँ, पिता, दादी और एक बहन है। जानकारी के अनुसार गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी वाले अधिकांश ईमेल तमिलनाडु से भेजे गए थे। इसमें तमिलनाडु सरकार और वहां के मुद्दों को लेकर भी जिक्र है। तो ईमेल का डार्क वेब के माध्यम से भेजा गया था, जिससे आईपी एड्रेस की जानकारी जुटाने में पुलिस को दिक्कत हो। तो ईमेल के जरिए दरबार साहब को धमकी दी गई थी। तो इसी मामले में शुभम को गिरफ्तार किया गया। तो इसका परिवार भी सामने आया है। शुभम के परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि शुभम को क्यों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दरबार साहब को अब तक 8 धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं। भैया हमें नहीं पता है, मैं बता तो रही हूँ, यहाँ बताई भी नहीं। हम सबसे पूछे सर क्या बात है, क्या उस लड़के को खुद का नहीं पता था। वो खुद पूछ रहा है कि सर किस जुर्म में मुझे पकड़ता है, लेकिन कुछ नहीं बताया, लेके चले गए बस। और आदमी कोई था नहीं घर का। आदमी है ही कौन है, वही उनके पिताजी थे, वो दुकान पर थे बस। वही छोटी सी एक पान की दुकान है प्लेस कॉलोनी में, वही पहले उनके पिताजी चलाते थे। अब वो खत्म हो गए, 13 महीना हो गया, अब वही लड़का चलाता है बस। तो लड़का तो हम बचपन से देख रहे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, इज्जत में लड़का A1 है। न किसकी आज तक उसने गाली दे के नहीं देखी, किसी को मार पीट की तो बहुत दूर की बात है। लड़का तो जब भी हम देखते हैं आंखें नीचे करके जाता। वास्तव में लड़का अच्छा है, बोलने में, चालने में। जब आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते। तो अब ये पंजाब पुलिस यहाँ पे आई है, कैसे? अब ये तो हम भी अचंबा कर रहे हैं। वो एकदम आई है, बच्चों को कैसे लेके मारती हुई और लेके गई है उसे। अच्छा। हाँ, वो पूछता रहा बार बार, सर मेरा कसूर क्या, बताओ तो सही। लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं और उल्टा सीधा उसे मार के ले जा रहे हैं। 17 जुलाई को साइबर क्राइम थाना अमृतसर की एक टीम अनुसंधान के लिए फरीदाबाद में आई थी। जो इस दौरान साइबर थाना की टीम ने एक शुभम दुबे वासी जवाहर कॉलोनी से पूछताछ की और बाद पूछताछ को फारिग कर दिया गया।
चंडीगढ़ में सीएम सैनी का सम्मान किया गया है। ओबीसी समाज की ओर से सीएम सैनी का सम्मान किया गया है। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर कार्यक्रम था। पगड़ी पहनाकर और शॉल भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया है। ओबीसी समाज के हित में घोषणाओं के लिए यह सम्मान किया गया है। सीएम सैनी ने सम्मान देने के लिए धन्यवाद भी किया है। तो ओबीसी समाज का हर व्यक्ति सक्षम है, सीएम सैनी की तरफ से यह कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें मिलजुल कर हरियाणा को आगे बढ़ाना है। सीईटी परीक्षा के लिए 14 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज ये कहने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई ओबीसी समाज के पास या ओबीसी वर्ग के पास कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है। हमारे सारे व्यक्ति कैपेबल हैं। कैसे कह सकते हैं? जो लोग विरोध करते थे, जिन लोगों ने विरोध किया है, ये पीढ़ियों से विरोध किया है। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, पीढ़ियों से विरोध किया है। ओबीसी को तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे। ओबीसी को तो रैलियों में बुला करके अपनी हवा बनवाने का काम करते थे। ये लोग माँ बाप बताते थे, बच्चों के माँ बाप बोलते थे, कहा भाई मेरी तो 5 लाख में बात हुई और 5 लाख 1 रुपया देने वाला है क्या, उसका कर देते वो रह जाता। ये भी स्थिति थी। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 2 लाख के करीब में हरियाणा प्रदेश में नौकरी लग गए हैं। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, देखिए हमने मिलकर के प्रदेश का विकास करना है, परंतु अगर कहीं किसी की कोई गलती मिलती है या आकर के कोई ये मुझे कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मैं कार्रवाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से सरकार को निशाने पर लिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है सरकार पर। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। हरियाणा को गुंडों के हाथों में सौंपने का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। हरियाणा में गुंडों की बंदूकों का शासन है तो कानून के शासन पर गोलियां हावी हो रही हैं। उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को रंगदारी मांगने वालों के फोन आ रहे हैं। बीजेपी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा ने भगवत गीता की धरती हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। हरियाणा हरि की भूमि है। हरियाणा श्रीमद् भगवत गीता की भूमि है। हरियाणा किसान और फौजी जवान की भूमि है। हरियाणा पहलवान और नौजवान की भूमि है। गीता की पवित्र भूमि को भाजपा ने गुंडों के हाथों सौंप दिया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा को माफिया और बदमाशों को दे दिया है। गुंडों की बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के प्रसार की,
भयंकर बेरोजगारी में हरियाणा का पहला स्थान होने की, नदी और पहाड़ चोरी कर खनन माफिया के खुलेआम विचरण करने की, बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की, शराब के ठेकों के लिए होती फायरिंग की और माफिया गैंगों के द्वारा की जा रही चौतरफा फिरौती वसूली और उगाही की। साथियों, हरियाणा में संगठित अपराध अब सबसे बड़े उद्योग में बदल चुका है। फरवरी 2025 में जब इसी चंडीगढ़ में 7 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई तो नायब सैनी सरकार ने खुद माना कि हरियाणा में 80 गैंग एक्टिव हैं। 80 गैंग, माफिया गैंग इस समय एक्टिव हैं। हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बबीहा गैंग जो नीरज बयाना आदि गैंगस्टर का है, भाऊ गैंग जो हिमांशु भाऊ व अंकित बाबा गैंगस्टर का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नूह की। नूह में मासूम का मर्डर किया गया है। 7 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या की गई है। केएमपी के पास खून से लथपथ उसका शव मिला। घटनास्थल के पास एक चाकू भी बरामद हुआ है। तो फतेहपुर का रहने वाला 7 साल का आशीष शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर बिलासपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। तो रविवार सुबह कलवाड़ी के ग्रामीणों ने केएमपी के किनारे एक रास्ते पर बच्चे का शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आशीष का परिवार मूल रूप से राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और फतेहपुर में किराए पर रहता है। नूह में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। नशेड़ी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। 20 रुपए के लिए कुल्हाड़ी से काटकर मां की जान ले ली है। बुढ़ापा पेंशन मिलने की खबर पर बेटे ने मां से पैसे मांगे। नशेड़ी बेटे ने रात के 1 बजे पैसे मांगे तो मां ने सुबह पैसे देने की बात कही तो उसकी हत्या कर दी गई। तो एक बेटे की तरफ से अपनी ही मां की हत्या कर दी। महज 20 रुपए के लिए कुल्हाड़ी से काटकर अपनी मां की हत्या कर दी। मेरा नाम वसीम है जी, जयसिंहपुर गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और जी कहा नाम है, रात के 1-1:30 बजे की बात है जी करीबन। और जी जो इसका लड़का था ना, जो जमशेद नाम का लड़का था जी, वो बिल्कुल नशे का आदी था जी, बिल्कुल गांजे वांजे नशे करता था जी वो। और जो रजिया नाम की जो लेडीज है जिसकी मृत्यु हुई है, ये इसकी माँ थी। और कहा नाम है, इसने कहा नाम कोई रुपये दहली का मैटर था जी। 20-30 रुपये इसने मांगे थे, उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए उसने उसको मार डाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फतेहाबाद की। तो नशे की दुकान पर बुलडोजर चला है। एमएम कॉलेज के सामने यह दुकान थी। 25 साल से यहां नशा बेचा जा रहा था। तो कॉलेज की दीवार की आड़ में नशा लेते थे युवक। तो चैरिटेबल ट्रस्ट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो नशे की दुकान पर पुलिस की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है। एमएम कॉलेज के सामने यह दुकान थी जहां 25 सालों से आरोप है कि 25 सालों से यहां युवकों को नशा बेचा जा रहा था। तो चैरिटेबल ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। आज फिर सुबह से मेरे पास फोन आ रहे थे, बताया, और मैंने उसी समय अपनी फतेहाबाद की टीम को, संदीप को और इनको, ये भाई जितने भी थे साथी, इनको सबको मैंने बोला। मैंने कहा, इन्होंने बताया कि इसके बिल्कुल बोके के सामने जो एमएम कॉलेज है उसकी दीवार के साथ लगते हुए जो ये पार्क है उसके अंदर उन्होंने बताया कि 10-15 बच्चे हैं। उसमें एक लड़की का भी नाम बताया कि उस टाइम एक लड़की भी थी वहाँ पे। तो ये सिरिंज लगा के इंजेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे। मैंने उसी समय तुरंत सारी टीम को वहाँ भेजा। मैंने कहा आप लोग एक बार देख के आओ। बात ठीक है, इन्होंने वीडियो बनाई, देखे, और जो वहाँ 10-15 बच्चे थे उनमें से 2-3 लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया। हमारी टीम ने पकड़ा। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस उनको ले जाके थाने में चला है। कांवड़ियों की पिकअप वैन पर हाई टेंशन तार गिरी है। हाई टेंशन तार से डीजे वैन की टक्कर के बाद हादसा हुआ है। हादसे के वक्त पिकअप वैन में 21 कांवड़िए सवार थे जो हरिद्वार जा रहे थे। सभी 21 कांवड़िए बाल बचे हैं। तो यह बड़ा हादसा होने से बचाव हुआ है। कांवड़ियों की पिकअप वैन पर हाई टेंशन तारें गिरी हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी हरिद्वार जा रहे थे और 21 कांवड़िए इसमें सवार थे जिनकी जान बची है।
तो वहाँ मौके पे जाकर देखा तो एक जो कावड़ वाले कैंटर होती है उसमें ऊपर तक डीजे लगे हुए थे, डीजे का सेटअप था, उसमें वो तार जो है वो अटक गए और वो केबल टूट गई थी। नहीं, हताहत तो कोई नहीं हुआ, एक्चुअली वो टूटी नहीं थी, इसकी जो सपोर्ट थी वो टूट गई थी और तार नीचे लटक गई थी, जिसको जो है हाइड्रा बुलाकर ना ऊपर करा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में सीईटी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। 26 और 27 जुलाई के एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास स्पेशल काउंटर बनाया गया है, तो बस स्टैंड में छात्रों को ठहरने के भी इंतजाम किया गया है। छात्रों को परीक्षा केंद्र तक फ्री पहुंचाने का भी व्यवस्था की गई है। तो 26 और 27 जुलाई को एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है और 26 और 27 जुलाई को यह एग्ज़ाम होना है। तो अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास एक स्पेशल काउंटर बनाया गया है, जहां बच्चों को ठहरने का भी इंतज़ाम किया गया है और परीक्षा केंद्र तक बच्चों को पहुंचाने की फ्री व्यवस्था भी की गई है। सीईटी का जो एग्ज़ाम है ये 25, 26, 27 को होना है। इसके लिए हमने सरकार ने भी तैयारी कर रखी है पूरी, और जो हमारे को आदेश मिले हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये आपके सामने है, हमने अपना भाव बिठा लिया है, कलर बिठा लिया, और इसके जो भी बच्चे आते हैं उसको हम इसमें उनका नाम दर्ज कर लेते हैं, उनकी बसें बुक करने का काम कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे आएंगे हम उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और यहाँ रहने के लिए हमने इंतजाम भी कर दिया है बच्चों का, ऊपर कमरे तैयार कर दिए हैं, उनके लिए गद्दे मंगा देंगे और रहने की उनकी व्यवस्था भी हमने कर दी है। किसी भी बच्चे को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोहतक की। किसानों के बीच खेतों में पहुंचे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। जल भराव के फसलों की बर्बादी का उनकी तरफ से जायजा लिया गया है। किसानों के प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा देने की उनकी तरफ से मांग की गई है। तो प्रशासन को तुरंत जल भराव की समस्या से राहत दिलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसान समय से अगली फसल की बुआई कर सकें। तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जल भराव की स्थायी समाधान की पुख्ता योजना बनाई जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि बाढ़ प्रभावित रिहायशी इलाकों में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए सरकार अलग से मुआवजा दे। सारे गांव में जो महम के क्षेत्र में हमारे बहुत से 10-12 गांव के अंदर बड़ा भारी जल भराव की समस्या से 10-12 गांव हमारे जूझ रहे हमारे इलाके के। आपको याद होगा परसों पहले दिन भी जब मैं मीडिया में आया था तो मैंने आपके प्रेस वालों के माध्यम से ये मांग करी थी सरकार से और प्रशासन से कि प्रशासन तुरंत अभी तो कदम उठाए कि भाई राहत मिले हर गांव को। जल भराव की समस्या कैसे जल्दी से जल्दी इससे राहत मिल पाए, ताकि अगली फसल की बुआई का जमींदारों को अवसर मिले। दूसरा, मुआवजा मिले। हम मांग करना चाहते हैं कि कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ है।